रतिका, मुझे ना तुमसे सवाल पूछना बहुत अच्छा लगता है। मुझे पता तो है। एक और सवाल पूछूं? बिल्कुल। अच्छा, ये ना बहुत आसान है। अच्छा। तुम ये बताओ कि लाइफ की बेसिक नीड्स क्या होती हैं? बहुत आसान है, रोटी, कपड़ा और मकान। बिल्कुल सही। और रोटी की जद्दोजहद तो हर रोज चलती है। कपड़े मुझे लगता है 1-1.5 साल चल ही जाते हैं। लेकिन घर, वो तो पूरी लाइफ टाइम के लिए होता है। बिल्कुल, हमारा अपना घर हो, ये बात तो हम सभी के दिमाग में होती है और एक खूबसूरत घर का सपना हम सभी के मन में होता है। और जब भी हम अपने लिए किसी घर की प्लानिंग करते हैं ना, तो हमारे दिमाग में उस घर को लेके ना एक पिक्चर होती है कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए। और जब भी हम घर खरीदना चाहते हैं, घर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। जैसे सबसे पहले अपने आराम का ध्यान रखते हैं, फिर हम बजट का ध्यान रखते हैं, और इसके बारे में तो ज़रूर सोचते हैं कि ये जो घर है, ये जो तस्वीर हमने जहन में बनाई है, ये उन आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है या फिर नहीं। बिल्कुल, और अगर हम सही इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं ना, तो हमें एक चेकलिस्ट जो है वो प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि आजकल क्या होता है, जो बिल्डर्स होते हैं ना, वो कुछ ऐसे वादे करते हैं जो वो पूरी तरह से निभा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में जो हमारे खूबसूरत घर का जो सुनहरा सपना होता है वो टूट जाता है। तो कैसे होगा आपका गृह प्रवेश शुभ? और साथ ही ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घर खरीदते समय अपनी चेकलिस्ट में आपको ज़रूर शामिल करनी चाहिए? तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। और जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं एडवोकेट विकास गुप्ता, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। नमस्कार सर, स्वागत है आपका डीडी मॉर्निंग शो में। सर, अक्सर क्या होता है ना कि जब भी हम बिल्डर प्रॉपर्टी खरीदते हैं, तो उस वक्त जब पोजीशन का टाइम आता है, तो उस वक्त ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हम लोगों के साथ जो वादे किए होते हैं या तो पूरे नहीं होते या बिल्कुल भी वो वादे निभाए नहीं जाते हैं। तो ऐसे में क्या क्या चीज़ें होती हैं जब हम प्रॉपर्टी खरीदते हैं, उस वक्त हमें ध्यान देना चाहिए? रतिका जी, 1 मिनट का समय लूंगा क्योंकि आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय को उठाया कि रोटी, कपड़ा और मकान, और एक आम इंसान के लिए एक मकान पूरी जिंदगी की कमाई और एक ही मकान उसकी पूरी जिंदगी बिताने के लिए रहती है। अगर आपको याद होगा कि 1992 में स्टॉक मार्केट में एवोल्यूशन आया और पूरी की पूरी मार्केट में सेबी आई और रेगुलेट किया गया। ये दुर्भाग्य रहा देश का कि जो चीज़ें रेगुलेटेड हो गई सिक्योरिटीज़ मार्केट में 1992 में, रियल एस्टेट मार्केट में रेगुलेट होते होते उसको 2016 हो गया जब रेरा आया। रेरा से पहले बिल्डर्स किस तरह से अपने अनरेगुलेटेड थे, उन पे कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं थे, सरकार की कोई नीति नहीं थी। 2016 के बाद से काफ़ी समावेश बदला है। प्री 2016 का आप ईरा बिल्डर्स का लेंगे और पोस्ट 2016 का लेंगे, तो आपको ये देखना होगा कि बहुत सारी चीजों में मूलभूत परिवर्तन आ गया। बिल्कुल। अब वो मूलभूत परिवर्तन ये है कि जब तक आपके पास बिल्डर के पास लैंड रजिस्टर्ड नहीं है, वो आगे सेल नहीं कर सकता। उसे रेरा में रजिस्ट्रेशन करानी होगी। रजिस्ट्रेशन नंबर इज डिस्प्लेड ऑन ऑल दी एडवर्टाइजमेंट्स। जो भी आप बुकिंग कर रहे हैं, अलॉटमेंट लेटर ले रहे हैं जिसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हैं, वो सारी चीज़ें स्पेसिफिकली हैं। अभी आपने एक इम्पॉर्टेंट इशू उठाया कि कौन से ऐसे कागज हैं, तो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, उस अलॉटमेंट बायर बिल्डर्स एग्रीमेंट होना चाहिए, बायर बिल्डर एग्रीमेंट में सारी डिटेल स्पेसिफिक होनी चाहिए। उसके बाद एक और मूलभूत जो परिवर्तन आया वो ये आया कि अब आप कारपेट एरिया बेचेंगे। आप पहले सुपर एरिया बेचते थे, तो सुपर एरिया का और कारपेट एरिया में फर्क 25 से 50% तक का होता था कि आपको सुपर एरिया तो 2000 फुट दे रहे हैं, लेकिन आपका कारपेट एरिया सिर्फ 1000 फुट या 1200 फुट है। तो आपको आज की तारीख में कारपेट एरिया में देना होगा। तो ये जो इतने मूलभूत परिवर्तन आए हैं पिछले 8 साल में, मुझे लगता है उसने रियल एस्टेट मार्केट को काफी रेगुलेट किया है, एंड स्पेशली जो बिल्डर्स हैं वो वाली एग्रीमेंट। और दूसरी चीजें हैं कि जहाँ पे अथॉरिटीज लैंड दे रही हैं वहाँ पे कम झंझट हैं। आप जैसे नोएडा को लेंगे तो नोएडा में नोएडा अथॉरिटी आपको बिल्डर को लैंड देती है, तो वो इट्स क्लियर ऑफ ऑल इनकम्प्रेंसेस। बनस्पत आप कहीं और किसी टियर 2 टियर 3 सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे आप एग्रीकल्चर लैंड को लेकर के उसका CLU करा रहे हैं, वो एक लंबी कहानी चल जाती है। तो मुझे लगता है ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने होंगे। बिल्कुल। और सर, हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है रजिस्टर करवाना उसको। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन के दौरान ऐसे कौन कौन से सबसे पहले तो दस्तावेज हैं जिनकी ज़रूरत होती है, फिर एज एन इंडिविजुअल, एज अ बायर मुझे किन किन बातों का ध्यान रखना है? सिमरन, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप बिल्डर से एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं या आप एक इंडिविजुअल से प्रॉपर्टी
लैंड एक मकान ले रहे जी। हैं, उन दोनों में बहुत मूलभूत फर्क आएगा और उन दोनों के चेक्स एंड बैलेंसेस और कौन से कागज हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब आप बिल्डर से एक प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो बिल्डर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, वो लैंड उसकी उस अथॉरिटी में रजिस्टर्ड है और आपको एक आपके यूनिट शेयर के हिसाब से आपके नाम पे रजिस्ट्री हो रही है। तो आपको क्या क्या देखना है कि आज की तारीख में, आज के समावेश में, कि क्या बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है। जब आप अलॉटमेंट लेटर ले रहे हैं, आपके पास अलॉटमेंट लेटर होना चाहिए, आपके पास जितने भी आपने रुपया दिया है उसकी रसीदें होनी चाहिए, बायर बिल्डर एग्रीमेंट आपके पास होना चाहिए, और फिर बिल्डर आपके नाम की स्टेट ऑफिसर में जाके, जिसको आप सब रजिस्ट्रार्स ऑफिस बोलते हैं, वहां पे जाके आपकी लैंड को रजिस्टर कराएगा। अब फर्क आता है कि अगर आप एक पीस ऑफ लैंड ले रहे हैं, दिल्ली में ले रहे हैं, अंबाला में ले रहे हैं, चंडीगढ़ में ले रहे हैं, तो आपको देखना है कि आपको सर्च रिपोर्ट, सर्च टाइटल करवाना चाहिए। उसमें कभी भी किसी भी बायर को कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जो लैंड रेवेन्यू के लॉयर्स होते हैं स्पेसिफिक, उनसे सर्च टाइटल रिपोर्ट करवानी चाहिए कि उस प्रॉपर्टी पे कोई एनकम्बरेंसेस नहीं है, कहीं कोई लोन नहीं लिया हुआ गया है, कोई हाइपोथिकेशन नहीं है। तो बहुत क्लियर है। वो एक छोटा सा पैसा बचाने के चक्कर में कई बारी जो बायर है वो उस गलती कर देते हैं। यू मीन कुछ साल पहले का उनका उठा के देख लें कि किसी तरह का कोई लोन तो नहीं है प्रॉपर्टी में, या कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। वो आपको एक पूरे 20 साल का या 40 साल का उस लैंड के सारे रिकॉर्ड्स की डिटेल्स आपको दे देते हैं। ओके। जो सर्च टाइटल जिसको आप बोलते हैं। तो सर, जब हम बिल्डर प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो उस वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें होती है जो हमें एक बिल्डर से कंफर्म करनी चाहिए, या फिर हमें उन्हें क्रॉस चेक करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो कि उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन है या नहीं है। रेरा रजिस्ट्रेशन होते ही उसको एक लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलता है, जिसे उसे रेरा की वेबसाइट पे डालना होता है। तो आपको ये सबसे पहले जाके रेरा की वेबसाइट पे देखना है कि क्या ये बिल्डर रेरा पे वेबसाइट पे जो प्रोजेक्ट बेच रहा है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है। वो मूलभूत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका शुरुआती दौर है वो। और सर, अगर किसी बिल्डर ने, जैसे बिल्डर वादा किया है कि अब आपको इस तारीख को इस प्रॉपर्टी का पोजीशन मिल जाएगा, और मान लीजिए ऐसे में बिल्डर हमें वो प्रॉपर्टी नहीं देता या बीच में कोई और धोखाधड़ी कर देता है, अभी किस तरह का केस है? क्रिमिनल केस है या सिविल केस है? इसकी सुनवाई कहाँ होगी, कहाँ शिकायत दर्ज होगी? बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है, और मैं आपके दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ, उनकी कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो उनको क्लियर होना चाहिए कि आप सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आप कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने सिविल प्रोसीडिंग करी तो आप क्रिमिनल नहीं कर सकते, या क्रिमिनल करी तो आप सिविल नहीं कर सकते। आप दोनों ही प्रोसीडिंग्स बिल्डर के खिलाफ आप दोनों कर सकते हैं। और वो किस तरह से उसी में, जैसे अगर आपने एक इशू उठाया कि अगर डिले इन पोजेशन हो रहा है, आपने 30 महीने का डिलीवरी पीरियड दिया और अब आप 30 महीने के बाद आप डिलीवरी नहीं कर रहे, तो आप रेरा में भी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं, और साइमल्टेनियसली अगर आप रेरा में नहीं कर रहे तो कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हैं। तो बायर के लिए कहीं पे भी कोर्ट फीस नहीं लगती, वो कंज्यूमर कोर्ट में भी जा सकता है। और रेरा में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी है, हर स्टेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी बनी हुई होती है, आप उसमें जा सकते हो। और डिलेड पोजेशन पे सपोज आपका डिले 1 साल का है, 12 महीने का है, 18 महीने का, उस हिसाब से 9% से लेकर 18% तक का ब्याज बिल्डर को बायर को देना होता है। दूसरी बात, अगर सिमरन जी अगर 6 महीने डिले में भी नहीं, या 1 साल के डिले में भी नहीं दे रहा, तो आप चीटिंग का केस एफआईआर अपनी कंप्लेंट लोकल थाने में दे सकते हैं। वो एफआईआर लिखेंगे। और मैं बिल्डर्स के नाम नहीं लेना चाहता, कई ऐसे बिल्डर्स हैं जो आज भी जेल में लैंग्वेज कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब हम प्रॉपर्टी लेते हैं, अगर उस टाइम प्रॉपर्टी लेते वक्त अगर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, जैसे कि आपने कहा रजिस्ट्रेशन है, बाई चांस फर्जी पेपर्स दिखा दिए कि रजिस्ट्रेशन है ही नहीं, या प्लॉट है ही नहीं नाम पे, और ये उसका दिखा के कि नाम पर है और हमारे से पैसा ले लिया जाता है, तो ऐसे में क्या लीगल रेमेडीज हैं, और क्या ये क्रिमिनल केस बनता है उन पर? हाँ रितिका, बिल्कुल ही क्रिमिनल केस होता है। आपको अपने लोकल पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे आपकी ट्रांजैक्शन हुई थी, जहाँ पे कॉज ऑफ एक्शन हो रहा है, जहाँ पे आपका लेन देन हुआ या पहली मीटिंग हुई, कोई भी पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन आपका अगर उस ज्यूरिसडिक्शन में होता है, तो आपको तुरंत उस थाने में जाकर के अपनी पुलिस की कंप्लेंट देनी चाहिए। ओके। तो उसके बाद जो है कार्रवाई जो है फिर कार्रवाई अगर नहीं भी हो रही तो वो फिर एक और बहुत लीगल प्रोसेस है कि यहाँ पे इमीडिएटली, देश में दुर्भाग्य है कि आप पुलिस कंप्लेंट करते हैं तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, फिर वो एफआईआर रजिस्टर नहीं होती तो फिर आपको मैजिस्ट्रेट, वो एक लंबी कहानी है। लेकिन शुरुआती दौर में आपको अपनी कंप्लेंट जाकर के तुरंत पुलिस स्टेशन में देनी चाहिए। बिल्कुल। और सर, जैसे हम प्रॉपर्टी की बात करें, हम प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो बार बार आप जिक्र कर रहे हैं रेरा का, आ रही, तो मैं चाहूंगी इसके संदर्भ में भी आसान भाषा में दर्शकों को बताएं कि इस एक्ट के अंतर्गत क्या क्या शामिल है। हाँ देखिए, क्या है, 2016 में
ये रेगुलेशन रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट आया और इसमें रेगुलेट करने की आवश्यकता ये हुई कि 2016 से पहले, अगर आप इतिहास, आप सब लोग स्कूल या कॉलेज में उस वक्त होंगे तो आपने देखा होगा कि मैसिव स्केल पे ऑल ओवर इंडिया में बिल्डर्स डिफॉल्ट कर गए थे। रियल एस्टेट में स्लम आया, प्रोजेक्ट्स की डिलीवरी नहीं हुई, लाखों फ्लैट्स, और उसको सुप्रीम कोर्ट आज भी बहुत सारी बिल्डर्स के फ्लैट्स को सुलझा रही है किसी तरह से एनबीसीसी को देकर के, डेवलपमेंट करके, जिससे कि अल्टीमेट जो बायर है, यूजर है, उस पर इफेक्ट ना हो। तो ये रेगुलेशन लेके, इस रेगुलेशन को भी आने में 3-4 साल लग गए और 2016 में आया। इसका मेन मकसद ये रहा कि जो बिल्डर डेवलपर है उसे रेगुलेट किया जाए और साथ में रियल एस्टेट जो एजेंट है उसको भी रेगुलेट किया जाए कि दोनों एंड यूजर से, कंज्यूमर से कोई धोखाधड़ी ना करें और वो रजिस्टर्ड हो। सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो कि सो दैट दे कैन बी अकाउंटेबल फॉर, यानी एक विन विन सिचुएशन कि किसी के साथ भी कोई धोखा ना हो। तो दर्शकों, अभी आपने जाना कि आपका गृह प्रवेश कैसे सुखद हो सकता है, यानी कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए, अपनी चेकलिस्ट में शामिल करना चाहिए जब भी आप कोई प्रॉपर्टी या फिर घर खरीदते हैं। और ये जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे एडवोकेट विकास गुप्ता जी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू।